नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज करंट अफेयर जनरल स्टडीज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं किस तरह से आप जनरल स्टडी के पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की वीडियो के एंड में आपने क्या करना है, स्कोर मेंशन करना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद पर्शियन गल्फ। इसमें कुछ कंट्री के नाम गिवन है जो कि पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको उन कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। तो कंट्री आपके पास है ईरान, कुवैत, यमन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया। ये कुछ कंट्री है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री शेयर करती है, यानी कि जो गल्फ रीजन है, पर्शियन गल्फ रीजन है, उसके साथ जो बॉर्डर इसका टच होता है, वो कंट्री आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी थर्ड को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सारी कंट्री आप थर्ड और सिक्स को छोड़ करके बाकी कंट्री बोली जा रही है ऑप्शन ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी कि फर्स्ट यानी ईरान को छोड़ के बाकी कंट्री के बारे में बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी थर्ड कंट्री। थर्ड का मतलब यमन को छोड़ के बाकी कंट्री शेयर करती है बाउंड्री पर्शियन गल्फ के साथ। और सी ऑप्शन के बाद अब डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि भी जितनी भी कंट्री है, सारी की सारी कंट्री ये बॉर्डर शेयर करती है पर्शियन गल्फ के साथ। तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ सिर्फ थर्ड कंट्री। थर्ड का मतलब ये वाली कंट्री, देखिए थर्ड कंट्री यानी कि जो यमन है, यमन को छोड़ करके बाकी सारी कंट्री क्या बॉर्डर शेयर करती है पर्शियन गल्फ के साथ। पर्शिया ईरान का पुराना नाम है और उस वजह से इसका नाम पर्शियन गल्फ रखा गया। ठीक है, ये जो रीजन आप देख रहे हो ब्लू कलर के, ये जो पोर्शन है ये यहां से स्टार्ट होकर के सारा, ये क्या है, ये सारा का सारा कौन सा एरिया, पर्शियन गल्फ है। और इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री है वो कुछ इस तरह से बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा यूएई। ठीक है, ये कंट्री है। लेकिन यमन कंट्री शेयर नहीं करती है, क्योंकि जो ओमान है, ये जो ओमान आपको कंट्री दिख रहा है, ये कंट्री ओमान के नीचे है यमन, यानी कि यमन तो बॉर्डर शेयर नहीं करती है, बट ये बाकी जो कंट्री है ये शेयर करती है अपनी बॉर्डर। ओमान शेयर करती है, ठीक है, ओमान देखिए यहाँ पे शेयर कर रही है। उसके बाद ये यूएई भी ये पूरा शेयर कर रहा है। उसके बाद ये बहरीन यहाँ पे कर रहा है, बहरीन के कुवैत यहाँ पे कर रहा है, इराक, ईरान, ये सारी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। सऊदी अरेबिया तो इस रीजन में सबसे बड़ी कंट्री है, तो ये भी बॉर्डर शेयर करती है। तो इस हिसाब से हमारे इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेड लॉजिस्टिक। ट्रेड लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए आपको ये स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2 को ध्यान से रीड करना है। और उसके बाद आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ मूवमेंट सच एज रेल, रोड, सी, एंड टू एंड फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। यानी कि मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। यानी कि किसी भी गुड्स की मूवमेंट की अगर हम बात करें, जब एक से ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है तब उसे मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, जिसके अंदर रेल, रोड, सी और वगैरह यूज किया जाता है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए, गुड्स के लिए। स्टेटमेंट 1 में आपको ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में एलपीआई बोला जा रहा है, डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसा बोला जा रहा है जो एलपीआई है यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसे जो डेवलप किया जाता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा डेवलप किया जाता है। और ये हेल्प करती है कंट्री को इंप्रूव करने के लिए ट्रेड लॉजिस्टिक को, यानी कि ट्रेड लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए ये काफी यूजफुल है एलपीआई। और एलपीआई को जो डेवलप करती है यानी कि जो प्रिपेयर करती है वो बोला जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है।
तो ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नो 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बस सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों, पहले तो वो समझ लेते हैं। ये बोला गया था आपसे कि एलपीआई यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रिपेयर करती है, नहीं ये गलत हो गया, बल्कि इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना प्रिपेयर करके इसे वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करती है, ठीक है। और ये हेल्प करता है, ये जो इंडेक्स है यानी कि एलपीआई इंडेक्स जो है हमारे पास है, ये डिफरेंट कंट्री को ट्रेड लॉजिस्टिक से रिलेटेड उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर रेल, रोड, सी वगैरह यूज करते हैं हम एंड टू एंड डिलीवरी के लिए, गुड्स को पहुंचाने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जूनोटिक डिसीज के बारे में। आजकल कोविड-19 काफी प्रॉब्लमेटिक हो चुका है और सब पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन गई है। इस वजह से ये क्वेश्चन काफी न्यूज में हो गया आपके लिए। आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द जूनोटिक डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जूनोटिक डिसीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये दो स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2 ध्यान में रखते हुए बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है जूनोटिक डिसीज आर कॉज्ड बाय द जर्म्स दैट सेपरेट बिटवीन द एनिमल एंड पीपल। जूनोटिक डिसीज जो फैलता है वो जर्म्स के थ्रू फैलता है और ये एनिमल और ह्यूमंस दोनों के अंदर स्प्रेड होता है, फैल जाता है। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एवियन, स्वाइन, कैमल फ्लू आर एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिसीज। यानी कि जूनोटिक डिसीज के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया आपको, ये सेकंड और ये थर्ड। ये 3 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि भी इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2 यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं जूनोटिक डिसीज की। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया तभी जूनोटिक डिसीज क्या होता है, ये फैलता है जर्म्स के थ्रू, ठीक है। एनवायरमेंट में जर्म्स के थ्रू ये फैलता है जो कि ह्यूमन और एनिमल दोनों के अंदर फैलता है, ठीक है। और इस जूनोटिक डिसीज को एक और नाम से बोला जाता है जूनोसिस, इस नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अब जर्म्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगी, ये मेनली जर्म्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सब के सब हार्मफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, यानी कि जिसमें ये बोला गया था कुछ एग्जांपल, यानी कि एवियन, स्वाइन फ्लू और उसके बाद कैमल फ्लू, ये जेनेटिक डिसीज के कुछ एग्जांपल है। और रिसेंटली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोविड-19 जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये भी एक जूनोटिक डिसीज है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू पीपीई मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, किसके रिगार्डिंग में, पीपीई मॉडल के रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इन द केस ऑफ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, किसके केस में, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के रिगार्डिंग में बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बियर 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। यानी कि अगर हम बात करें हाइब्रिड एनुअल एन्युटी मॉडल की, अगर हम बात करें तो इस मॉडल में बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री के अंदर है वो उस प्रोजेक्ट का 60% कॉस्ट को बियर करती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अंडर द इंजीनियरिंग, अब ये आपको कुछ कैटेगरी बताया जा रहा है, अंडर द इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल
द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटली बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, यानी कि दीज आर द फ्यू मॉडल्स जहां पे ऐसा हो रहा है कि जो कॉस्ट होता है इंप्लीमेंटेशन का सारा बॉर्न किसके द्वारा, यानी कि किसके द्वारा वहन किया जाता है, उठाया किसके जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा सारा कॉस्ट बियर किया जाता है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कौन सा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है हमारे पास। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, पीपीई मॉडल के बारे में क्वेश्चन को अटेंड करिए, ठीक है, और आंसर कमेंट में जरूर लिखा करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है, सिर्फ वो करेक्ट है। ठीक है, अब क्यों करेक्ट है आप उसके बारे में जान लेते हैं, जिसके अंदर ये बोला गया था कि भी 60%, जैसे आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट आपको दिए गए थे कि भी यहाँ पे ये बोला गया था कि 60% जो कॉस्ट बियर कौन करती है, इसके अंदर प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगाती है गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरे में बोला गया था भाई ये कुछ सेक्टर है जहां पे क्या है कि कॉस्ट कंप्लीटली बॉर्न की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट द्वारा। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कुछ जो सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं, कुछ सिलेक्टेड सेक्टर जो है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि भी कि कोई डिजाइन से रिलेटेड हो, कोई बिल्ड ऑपरेट और कुछ ऐसी चीजें जो ये 3 सेक्टर आपको गिवन है उसके अंदर, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ईपीसी मॉडल के अंतर्गत जो कंप्लीटली जो कॉस्ट है वो तो बॉर्न किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसके रिगार्डिंग में, ईपीसी मॉडल के द्वारा, जिसके अंदर ये फील्ड आती है कौन कौन सी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो ये जो सेक्टर है यहां तो गवर्नमेंट पूरा कॉस्ट बियर करती है, इट मीन सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो आपसे ये बोला जा रहा है कि 60% गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट के अंदर। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भी NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि भी कि जो कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है रोड का वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे काम करवाया जाएगा, ये डिसाइड किया है NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया कि इसका जो कॉस्ट का जो 40% होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट का 40% होगा वो गवर्नमेंट बियर करेगी। इट मीन्स ये हुआ कि 60% जो होगा प्राइवेट सेक्टर वो बियर करेगी। प्राइवेट सेक्टर कितना बियर करेगी, 60%, और 40% बियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी 40% और 60% बियर करेगी प्राइवेट सेक्टर, ये बोला जा रहा है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा वो गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग में इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, और आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और आपने बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इन दोनों में, इसको ध्यान से पढ़ते हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे IDA भी शॉर्ट में बोला जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोवाइड लो और नो इंटरेस्ट लोन टू द लो इनकम कंट्री, यानी कि जो वो कंट्री है जिनकी इनकम कम है, यानी कि जिनकी GDP बहुत डाउन रहती है, उन कंट्री को IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है लोन प्रोवाइड करती है बिल्कुल लो कॉस्ट पे, 1% या लेस देन 1%, इवन समटाइम दे प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट लोन, यानी कि जितना पैसा उन्होंने दिया सिर्फ उतना ही लेगी, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती उसके ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाए कि मल्टीलेटरल गारंटी स्कीम, ठीक है, मल्टीलेटरल गारंटी स्कीम जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है MIGA, इंश्योर लेंडर एंड इन्वेस्टर अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क, यानी कि MIGA जो है ये जिस तरह की हर कंट्री में पॉलिटिकल एक प्रेशर होता है प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो उस तरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसके रिस्क को बियर करने के लिए ये काम करती है, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी काम करती है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नो 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो क्या करती है कि भी जितने भी वर्ल्ड लेवल पे लो GDP वाली जो कंट्री है,
जिसकी जीडीपी काफी लो है, उन कंट्री को बिल्कुल लेस इंटरेस्ट रेट पे, बिल्कुल बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, या फिर कभी कभी तो बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज के लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कौन करती है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोवाइड करती है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी जो है ये इंश्योर करती है लेंडर और इन्वेस्टर को कि भी वो किसी भी कंट्री के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो पॉलिटिकल रिस्क को बियर करने में ये काम करती है। ठीक है, और इस तरह का रिस्क कब होता है? जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया दो कंट्री के बीच में, कोई या वॉर कंडीशन हो गया, इस तरह की कंडीशन में ये इनके लिए हेल्प करती है फाइनेंशियली, ये इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बात और पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जिस शॉर्ट में बोला जा रहा है आईसीएसआईडी, ये क्या करती है कि कोई डिस्प्यूट अगर किसी कंट्री के बीच में चल रहा है, यानी कि कोई फॉरेनर आकर के इन्वेस्ट किसी कंट्री में कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टर और कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसे सॉर्ट आउट करने का भी काम ये कंट्री करती है, ये इंस्टीट्यूशन करती है। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितना है, आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया है। और इसके अलावा आज थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ, क्योंकि आज इकोनॉमिक के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, और इसके अलावा जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि भाई आईडीए इसकी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा और इससे रिलेटेड फैक्ट को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।